अच्छा, अक्टूबर 2022, वेरिएंट 2022, सही है। एंड दिस इज पेपर 2। और पेपर 2 करने के लिए कितना टाइम अलाउड होगा एग्जाम में? 1 hour 30 minutes। और जब हम पेपर 2 में बैठे होंगे तो हमारे पास दो पेपर्स, लाइक दो शीट्स ऑफ पेपर होंगी। एक को कहते हैं इंसर्ट। इंसर्ट इज बेसिकली द केस स्टडी दैट यू विल बी गिवन फॉर पेपर 2 एग्जाम। और एक तुम लोगों के पास होगा इस तरह का क्वेश्चन पेपर। यानी कि जब तुम लोग एग्जाम देने बैठे होगे तो तुम्हारे पास दो शीट्स ऑफ पेपर होंगे। एक इंसर्ट अलग होगा बिल्कुल, और क्वेश्चन पेपर अलग होगा। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब तुम लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे तो अटेम्प्ट करने के लिए यू विल हैव टू रेफर टू द केस अगेन एंड अगेन। तो वो इंसर्ट सामने रख के क्वेश्चन पेपर को तुम बेसिकली इंसर्ट बार बार ताकि रेफर कर सको। दैट्स व्हाई दो अलग शीट्स ऑफ पेपर होती हैं, ठीक है। या फिर डिटैचेबल भी होता है, अगर वो साथ भी होगा तो डिटैचेबल होगा, सही है। और पेपर 2 में हमारे पास कितने क्वेश्चंस होते हैं? हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी हैव फॉर पेपर 2 एग्जाम? हैं 4 क्वेश्चंस, गुड। 4 क्वेश्चंस होंगे। कितने अटेम्प्ट करने होंगे? चारों अटेम्प्ट करने होंगे, कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये चारों क्वेश्चंस जो हैं वो एक केस पे बेस्ड होंगे, और वो एक केस की लेंथ तकरीबन 2, और मैक्सिमम अगर जाएगा तो 2.5 पेजेस तक जा सकता है। ज्यादातर 2 पेजेस का इंसर्ट होता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है। सो दैट्स, वो डिपेंड करता है किस तरह का, सही है। और एग्जाम में दिया हुआ होगा हमें कोई ना कोई बिजनेस। जैसे इस दफा दिया हुआ है हमें cherished chocolates, CC, ठीक है, सम चॉकलेट बिजनेस इट इज। एंड वही बात है जो मैं पेपर 1 में भी हमेशा कहता हूँ कि हमारा रोल एग्जाम में बिजनेस एडवाइजर का होगा। हमें यूं समझना है कि हमारा बिजनेस क्लाइंट हमारे पास आया है जिसका नाम है चेरिश्ड चॉकलेट्स। एंड वो अपनी स्टोरी अब मुझे सुना रहा है एज अ एडवाइजर। तुम लोग एडवाइजर हो एग्जाम में, और तुम लोग इसकी पूरी स्टोरी सुनोगे, इसकी स्टोरी समझोगे, उसका रियल लाइफ बिजनेस समझ लेना। अब चॉकलेट का नाम सुनते ही जो है ना, चॉकलेट, तो वट एवर चॉकलेट यू लाइक, कोई ना कोई चॉकलेट तो तुम्हें पसंद होगी डेफिनेटली। तो वो चॉकलेट के पीछे की आप बैक स्टोरी सोच लो। जैसे अगर बेसिक चॉकलेट्स की बात करें, किटकैट, डेयरी मिल्क, अब ये जो चॉकलेट्स हैं, बाउंटी, और बताएं, तो ये जो चॉकलेट्स, जो भी चॉकलेट्स हैं, डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ बैक स्टोरी फॉर दोज चॉकलेट्स। ऐसे ही खुद से चॉकलेट हमेशा से चॉकलेट की शक्ल में नहीं होगा, किसी ने सोचा होगा। मार्स आ गया, स्निकर्स आ गए, वेरी नाइस, सही है। तो बेसिकली मिल बस बस। और वो सारे जो हैं, डेफिनेटली उसके पीछे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। किसी ने सोचा होगा कि किट कैट की पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी चॉकलेट का क्या साइज होगा, क्या प्राइस होगा, कितने लोग काम कर रहे होंगे। तो वो पूरा बिजनेस है ना उस चॉकलेट के पीछे भी। तो जैसे ही एग्जाम में जो भी इंडस्ट्री है, जिस तरह का बिजनेस आए, अगर हो सके तो उससे रियल लाइफ बिजनेस, जो उसके क्लोज रियल लाइफ बिजनेस हो, उसके बारे में सोचना शुरू कर देना। तो तुम्हारे माइंड में एक विजुअलाइजेशन, एक इमेज बिल्डिंग हो जाती है बेसिकली। तो उससे जब रीड करूंगा ना तो फिर ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, सही है। अच्छा, मैं रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक और बात, 4 क्वेश्चंस करने होंगे पेपर 2 में। और कितना टाइम अलाउड होगा इन टोटल? 1 hour 30 minutes फॉर अटेम्प्टिंग 4 questions, which means that we will have 90 minutes. And in this 90 minutes, in these 90 minutes, you will have to read the case and then we will have to attempt all 4 questions. कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, सही है। और अगर एग्जाम लेट्स से सुबह स्टार्ट होता है, कितने बजे स्टार्ट होता है एग्जाम? 9 बजे। अगर लेट्स से अगर एएम बेस्ड एग्जाम है, एएम में है अगर, तो 9 बजे स्टार्ट होगा और 10:30 पे आपका एग्जाम एंड होगा, सही है। दिस इज द टाइम फ्रेम ऑफ योर एग्जाम। तो टोटल इस 90 मिनट्स में, अच्छा मुझे बताओ, जब मैं एग्जाम स्टार्ट करूंगा तो क्या मैं पहले क्वेश्चन पेपर देख लूं या डायरेक्टली इंसर्ट रीड करना स्टार्ट कर दूं? जैसे ही मैं एग्जाम स्टार्ट करूंगा 9 बजे, तो शुड आई फर्स्ट सी द क्वेश्चन पेपर और आई शुड स्टार्ट रीडिंग द इंसर्ट? नॉट, इट डिपेंड्स, नो नो नो। क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखना। आइडियली जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप डायरेक्टली केस रीड करना स्टार्ट कर दो डायरेक्ट। मतलब इतना टाइम ही नहीं है कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर देखूं फिर क्वेश्चन। अच्छा, अब कुछ बच्चों के माइंड में सवाल आता है कि सर वो तो फिर क्वेश्चन हमने रीड किए हुए होंगे तो हम ज्यादा बेहतर डायरेक्शन में शायद रीड कर सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन जैसे बचपन में सिखाते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है। डायरेक्टली आप बस के 2 पेज हैं यार, 2 पेज को क्या, ऐसी स्टोरी पढ़ लो कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और ऐसे स्टोरी पढ़ना होती है कि पहली, और एक और बात, सॉरी, 90 मिनट्स है ना। तो 90 मिनट्स में समझो कि फर्स्ट 6 to 7 मिनट्स
हमने डायरेक्टली केस रीड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ तो यूं समझ लो कि 9 बजे से लेके 9:06 या 9:07 तक तुम लोग केस कर रहे होगे रीड। ठीक है, और 7 6 7 मिनट्स बहुत होता है केस रीड करने के लिए, बट स्टिल हम 6 7 मिनट्स रखेंगे एटलीस्ट, एंड वी आर गोइंग टू रीड अ बिट स्लो बट बट विद फुल फोकस। रीडिंग बहुत फोकस्ड और रीडिंग बहुत स्लो होनी चाहिए। जल्दी, कुछ बच्चे होते हैं वो रीडिंग भी जल्दी जल्दी करते हैं और फिर भूल जाते हैं बार बार केस। तो इससे बहुत बेहतर है कि पहले आप 6 7 मिनट रुक के सुकून से आप केस रीड करो, उसको समझो, और फिर जब हम क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर में भी हम पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ नहीं देखेंगे। आइडियली आइडियली डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 1A रीड करेंगे और अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1A रीड किया, उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1B रीड किया, उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऑर्डर में चलना। वैसे ऑर्डर ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हो एग्जाम में। ऐसा हो सकता है कि पहले मैं क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कर लूँ, फिर मैं क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर लूँ, लेकिन दैट्स नॉट द राइट अप्रोच टू एग्जाम। दैट्स नॉट द राइट अप्रोच टू एग्जाम। व्हाई? बिकॉज क्यों, कुछ होते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, वैसे क्वेश्चंस मुझे पता है आ रहे हैं, मैं एक सेकंड में जवाब दे रहा हूँ, कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन मुश्किल लग जाए, लेट्स से अगर मैं रीड कर रहा हूँ एक्सप्लेन 2 reasons व्हाई द ओनर्स ऑफ सीसी माइट वांट टू एक्सपैंड द बिजनेस। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यार ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है यार, पहले मैं आसान वाला कर ले, ऐसे नहीं करना। इवन इफ यू फाइंड द क्वेश्चन अ बिट डिफिकल्ट, जस्ट अटेम्प्ट इट। अभी अगर मुश्किल लग रहा है तो फिर ऑब्वियसली एग्जाम के एंड में भी मुश्किल ही लगेगा ना, कोई ऊपर से आएगा तो नहीं आपको बताने के लिए आंसर। ठीक है, तो इससे बहुत बेहतर है कि बस क्वेश्चन रीड करो। मुश्किल कुछ लगता भी है सो दैट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मुश्किल लगेगा एग्जाम में। पेपर 2 का पेपर एग्जाम इज नॉट इजी, थोड़ा सा टफ है। और अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आसान भी लगेंगे, एंड दैट्स हाउ द एग्जाम इज स्ट्रक्चर्ड। सही है। और हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। केस स्टडी पे तुम्हें जितना लिखना है लेफ्ट राइट वगैरह, उसको पूरा आप गंदा कर सकते हो। और केस ऐसे रीड करूंगा कि मैं जैसे जैसे मैं एक पैराग्राफ रीड करूंगा ना, तो मैं उसके लेफ्ट पे या राइट पे थोड़े बहुत पॉइंटर्स बनाता चला जाऊंगा। और वो पॉइंटर्स मैं इसलिए बनाऊंगा ताकि मुझे वापस से पूरा केस आइडियली ना पढ़ना पड़े। समझ आए? केस एक पैराग्राफ रीड करूंगा, एक पैराग्राफ रीड करने के बाद उसके लेफ्ट राइट पे लिख लूंगा। समझ आ रहा है? ऑल गुड? पहुंच गए यहाँ तक सारे? अच्छा, इसके बाद जो है ना, अब एक और बात सुने। 9 till 9:07 जो है हमारा रीडिंग टाइम होगा, और आइडियली 1 मिनट पर मार्क, 1 मिनट पर मार्क की राइटिंग स्पीड होगी। सही है? 1 मिनट पर मार्क की राइटिंग स्पीड होगी, जिसका मतलब अगर मैं 8 मार्कर अटेम्प्ट कर रहा हूं तो आइडियली 8 minutes ऑफ टाइम फॉर दैट क्वेश्चन, एंड इफ आई एम अटेम्प्टिंग 12 मार्कर देन आइडियली 12 minutes पर क्वेश्चन। क्या ये टाइम मैनेजमेंट जरूरी है फॉर एग्जाम? क्या मुझे पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन के लिए मैं कितना मैक्सिमम टाइम जो है वो अलाउ कर सकता हूँ? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बस लिखना शुरू करते हैं, शुरू में स्लो 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 लिखते हैं और फिर आहिस्ते आहिस्ते उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चन को जितने मार्क्स दिए हुए होंगे, जब 8 मार्क अटेम्प्ट करेंगे तो आइडियली मैं 8 मिनट्स से ज़्यादा ना लगाऊं। मुझे पता होना चाहिए, आई शुड कंटिन्यूसली कीप ट्रैक ऑफ टाइम, ताकि मुझे पता हो कि मैं हर टाइम को इक्वल टाइम, हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम अलाउ कर रहा हूँ। सही है? इक्वल टाइम अगर मैं अलाउ नहीं करता तो फिर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा टाइम दे दूं जो मुश्किल था, और कुछ क्वेश्चन जो इजी थे जिसमें मार्क्स लेने चाहिए थे उसमें मैं इतना कम टाइम है कि मैं अब जल्दी जल्दी लिख के उसमें भी मार्क्स लूज कर रहा हूँ। सो दैट्स नॉट द राइट वे टू अप्रोच एग्जाम। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव इक्वल टाइम टू ऑल द क्वेश्चंस। सही है? जितने मार्क्स हों उतने मिनट आइडियली। सही है? और अब मैं केस रीड करना स्टार्ट करता हूँ। केस का नाम है चेरिश्ड चॉकलेट्स। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड तेज रखूंगा, नहीं समझ आए तो यू कैन ऑब्वियसली आस्क क्वेश्चंस। CC is a public limited company. It employs 4,000 workers. Huge. याद रखना, बहुत बहुत ही कोई बड़ी कंपनी है। नेस्ले जो है, नेस्ले किटकैट जैसे प्रोडक्ट है ना, तो नेस्ले कंपनी में 4,000 एम्प्लॉयज होंगे या ज्यादा? डू यू थिंक दैट 4,000 और मोर देन 4,000? अगर ये नेस्ले कंपनी का केस होता तो नेस्ले कंपनी के पास 4,000 एम्प्लॉयज होंगे या 4,000 से ज्यादा होंगे? मच मोर देन, 4,000 तो कुछ भी नहीं है।
मतलब स्टिल इट्स ह्यूज, बट 4,000 भी नहीं, उनके पास तो पता नहीं 100,000 टच हो जाता होगा, ऊपर क्रॉस कर जाता है। सही है। CC is a public limited company. It employs 4,000 workers in country X, and many are members of a trade union. CC has manufactured chocolate bars in country X for 50 years. It imports most of its raw materials, such as cocoa beans. Over the last 10 years, CC has expanded and now sells in other countries. Many of these countries have no trade restrictions. ठीक है, no trade restrictions का मतलब कि बीच में कोई टैरिफ या ड्यूटीज या कोटा एज सच कोई इंपोर्ट बैरियर्स नहीं है, ट्रेड बैरियर्स, फ्री ट्रेड कहते हैं जिसको। वेरी नाइस। द डायरेक्टर्स ऑफ सीसी know that globalization has opportunities and threats for CC. Globalization has opportunities and threats for CC. So basically it's a public limited company. मैं तो अपने पॉइंटर्स बना रहा हूँ खाली सिर्फ समझाने के लिए, तुम लोग अभी देखोगे कर सोचते कैसे हैं। एंड 4,000 एम्प्लॉयज हैं, और इंपोर्ट करते हैं हम कुछ रॉ, कितना रॉ मटेरियल करते हैं इंपोर्ट, मोस्ट ऑफ इट्स रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, विच इज अ रिस्की थिंग, राइट? व्हाई? इंपोर्ट करने में तुम लोग जरा पार्टिसिपेट करो, इंपोर्ट करने में क्या मसला है, प्रॉब्लम क्या होते होंगे? वैसे टैक्स तो चलो इतना ज्यादा नहीं है बीच में भी, और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के प्रॉब्लम है, वहाँ की इन्फ्लेशन अलग है, यहाँ की इन्फ्लेशन, डिलीवरी कराना डिलेज हो सकते हैं, डेफिसिट डिफेक्टेड स्टॉक आ सकता है, लीड टाइम का वर्ड क्या बात है, क्योंकि टाइम लगेगा ऑर्डर करने में, मंगवाने में, बहुत सारी एक्सटर्नल कंडीशंस पे हम डिपेंड कर जाएंगे, कोई गाड़ी में मसला आ गया, कोई शिप में मसला आ गया, कुछ भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। गुड यार, क्वालिटी टेस्टिंग और चेकिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुड यार, वेरी नाइस। और ओवर द लास्ट 10 years सीसी हैज एक्सपैंडेड, बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया है, इंटरनेशनली एक्सपैंड कर गए हैं। सही है। और ग्लोबलाइजेशन के, अच्छा ग्लोबलाइजेशन और मल्टीनेशनल सेम होता है? ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीनेशनल क्या सेम बात होती है? नहीं, बिल्कुल भी सेम बात नहीं होती। ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली, चलो ग्लोबलाइजेशन की बेस्ट एग्जांपल, क्या तुम लोगों को ग्लोबलाइजेशन या इस तरह वर्ल्ड के कनेक्टेड हो जाने से तुम्हें कोई या मुझे भी कोई बेनिफिट है? इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑफ, ये जो जूम पे जिस तरह तुम लोग अभी क्लास अगर ले रहे हो, या कल यूट्यूब पे कोई रिकॉर्डिंग देखता है, तो वो, क्या ये यूट्यूब हमारा लोकल प्रोडक्ट है, या जूम हमारा क्या लोकल प्रोडक्ट है? लोकल प्रोडक्ट तो नहीं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। आई एम यूजिंग इट, आई एम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट, यू आर यूजिंग इट, यू आर ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट। जो तुम लोग एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, क्या वो लोकल प्रोडक्ट है? नहीं, वो लोकल प्रोडक्ट नहीं है, वो भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। जिस चीज से मैं, लेट्स से इफ आई एम मेकिंग और अर्निंग मनी ऑन इट, देन क्या ये भी, कि मुझे भी ग्लोबल प्रोडक्ट का फायदा है? यानी कि ये सारे जो अगर सोचें तो वी आर ऑल सराउंडेड बाय दिस ग्लोबलाइज्ड इम्पैक्ट, राइट? सही है। तो यही कह रहा है कि द डायरेक्ट, लेकिन फिर उससे कंपटीशन भी बढ़ता है, दुनिया भर के लोग फिर आपसे compete कर सकते हैं, और फिर एम्प्लॉयज अगर आपके पास हैं तो एम्प्लॉयज को रिटेन करना अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि नाउ पीपल, अगर मेरे पास, अगर कोई मेरी कंपनी है और मेरे पास एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो आराम से किसी भी जगह स्विच कर सकता है, दुनिया में कहीं भी जॉब के लिए देख सकता है। तो नाउ आई हैव टू मेक श्योर दैट आई पे दोज सैलरीज, जो शायद उसको इतनी अच्छी सैलरी लगे कि वो दुनिया में भी मूव ना करना चाहे। तो एम्प्लॉय रिटेंशन हैज बिकम रियली डिफिकल्ट ड्यू टू दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। सही है। ये हम कौन सा कर रहे हैं? अक्टूबर 2022 वेरिएंट 2022। सही है। अच्छा, CC produces a number of brands of chocolate bars. CC produces a number of brands of chocolate bars, such as what's this? Tia bar in country X. Its most popular chocolate bar, Choco, has the highest market share. ठीक है। The total market for chocolate bars is no longer growing in country X. ये क्या मतलब हुआ? The total market for chocolate bars is no longer growing in country X. सैच होए क्या बात है, गुड वर्ड यार। सैचुरेटेड मार्केट कहते हैं, या इसको कहते हैं मेच्योर मार्केट। जैसे, चलो तुम बताओ, एजुकेशन इंडस्ट्री जो है, जैसे तुम्हारा भी, तुम एजुकेशन इंडस्ट्री में हो, मैं काम कर रहा हूँ एजुकेशन इंडस्ट्री में, मुझे बताओ, सवाल सुनना बहुत मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान में, इन दिस कंट्री पाकिस्तान, लेट्स से वी टॉक अबाउट पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में
पाकिस्तान में एजुकेशन मार्केट जो है, जो एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, वो बताओ ओवरऑल एजुकेशन इंडस्ट्री इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री और अ सैचुरेटेड इंडस्ट्री? इंडस्ट्री की बात करूं, क्या नए लोग, या यूं समझ लो कि क्या अम्मा अब्बा अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं फुल आजकल? ऐसा सीन है? ऐसा सीन है ना? हाँ भाई, पढ़ाना चाह रहे हैं यार। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नहीं हमने नहीं पढ़ा, क्या हो गया, मेरा बच्चा पढ़ेगा। ये हो रहा है ना? तो ओवरऑल इट्स अ ग्रोइंग मार्केट नाउ, न्यू पीपल आर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री। लेकिन अगर क्या बात करें, अगर हम जैसे जैसे टेलीकॉम है ना, जैज, यूफोन, जोंग, ये जो टेली कम्युनिकेशन वाली इंडस्ट्री है, अब बताओ ये ग्रोइंग मार्केट है, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री और अ मैच्योर इंडस्ट्री, और जिसको सैचुरेटेड भी कह सकते हैं? टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या कहूंगा, जो सिम कार्ड और ये सब बेचते हैं, सबके पास ही है। मतलब सिम कार्ड्स, और अब ठीक है मेजोरिटी, ठीक है कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं नई सिम ले लेते होंगे, लेकिन ओवरऑल इट्स अ मेच्योर मार्केट नो नो। बहुत सारे कोई नए कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, मतलब जितने कस्टमर्स हैं उतने ही रह रहे हैं। और बताऊं, चलो एक और, अ, इसकी क्या मार्केट है वैसे? चॉकलेट बार इज नो लॉन्गर ग्रोइंग, समझ आ रहा है? Its most popular chocolate bar, Choco, has the highest market share. The total market for chocolate bars is no longer growing in country X. CC plans to reduce the number of brands it sells in country X. It has to decide which of the two brands shown in Appendix 1 to stop selling. ठीक है, अब ये कोई अपना एक चॉकलेट बार जो है वो बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने का प्लान चल रहा है। और क्या अगर कोई कंपनी या अगर कोई बिजनेस अपना कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करता है, तो क्या ये एक, चलो बताओ, क्या ये एक सीनियर मैनेजमेंट डिसीजन लेती होगी, या मिडिल मैनेजमेंट, या जूनियर? कि भाई प्रोडक्ट, ये जूनियर या सीनियर मैनेजमेंट लेवल है ना भाई। प्रोडक्ट बंद अगर गलत हो जाता है, या अगर हमने गलत फैसला कर दिया, तो अल्टीमेटली पूरे ब्रांड के ऊपर बात जाएगी, और प्रोडक्ट बंद करने से हमारे एम्प्लॉयज भी सोचेंगे कि पता नहीं शायद कंपनी का मसला चल रहा है, वो भी शायद जॉब इनसिक्योर फील करना स्टार्ट कर देंगे, वो भी थोड़ा डर जाएंगे। मार्केट में रेपुटेशन पे भी बात जाएगी। कुछ कस्टमर्स आ रहे मार्केट में सोचेंगे ना कि यार प्रोडक्ट बंद किया है अगर इन्होंने, तो इसका मतलब, जैसे नेस्ले का एक प्रोडक्ट है नेस्क्विक। अब नेस्क्विक इतना नहीं चलता, नेस्ले का ही प्रोडक्ट है माइलो। माइलो बहुत चलता है। अब वो दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन नेस्ले, अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो, नेस्क्विक प्रोडक्ट, पता नहीं तुमने देखा नहीं देखा, नेस्क्विक इतना फिट प्रोडक्ट है, लेकिन अभी भी आता है, लेकिन बहुत कम कम जगहों पे होता है। बिल्कुल अचानक से डिसकंटिन्यू नहीं कर दिया, आहिस्ते आहिस्ते वो मार्केट से लेके जा रहे हैं एक, क्योंकि दे नो दैट इफ दे डिसकंटिन्यू अ प्रोडक्ट देन इट्स नेस्ले हु इज डिसकंटिन्यूइंग, सो इट्स द इमेजेस के नेस्ले से प्रोडक्ट नहीं चला, तो लोग फिर उस पर ब्रांड के ऊपर बात ना जाए। सही है मिस नेस्क्विक, नेस्क्विक जो बात है यार, फिट चीज थी वैसे। अभी भी ट्राई करें अगर आपने नहीं खाया पिया जो भी इसका मिल्क शेक होता है। सही है। तो अच्छा, एनएम, एनएम क्या था ये? NM operates in country Z and sell its own brands of chocolate bars, including Nutty Bar. NM employs 500 workers in country Z. Chocolate bars are distributed through small retail outlets. The wage rates in country Z are lower than in country X. However, incomes in country Z are starting to rise. अब ये country Z की information अचानक से दे दी है बीच में, पता नहीं क्यों। NM से related कुछ details हैं. They are operating in country Z. They are having 500 employees. The channel of distribution that they're using is they're selling it through the retail outlets, and wage rates वहाँ पे कम हैं, लेकिन income levels वहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ टाइप चीज कुछ है। The directors of CC are planning to take over NM. Take over is internal growth और external growth? जल्दी बताओ, ये सबको पता है। टेक ओवर की बात शुरू हो गई है, एक्सटर्नल, गुड गुड, वेरी नाइस। द डायरेक्टर्स ऑफ सीसी आर प्लानिंग टू टेक ओवर एनएम टू एक्सपैंड इनटू दिस मार्केट रादर देन बाय सेटिंग अप अ फैक्ट्री। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली उसको टेक ओवर कर देते हैं तो कोई फायदा होगा? हाँ, फायदा ये होगा कि वहां पे वो ऑलरेडी वेल सेटल्ड बिजनेस है, वहां पे उसका ऑलरेडी ब्रांड नेम बना हुआ है, वहां पे शायद हमें फिर सेटल होना आसान हो जाएगा। लेकिन अदर्स प्रॉफिट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स के अलावा, ठीक है, प्रॉफिट्स के अलावा और
लेकिन थोड़ा सा शायद वो एक्सपेंसिव तरीका है किसी को यूं टेक ओवर कर लेना, क्योंकि फिर डेफिनेटली एनएम जो है वो अपने ब्रांड की भी कुछ वैल्यू चार्ज करेगा, ऐसे ही आपको बस बिजनेस उठा के नहीं दे देगा। तो शायद थोड़ा सा ये महंगा रास्ता है, थोड़ा सा एक्सटर्नल ग्रोथ का रास्ता इज अ महंगा मोर एक्सपेंसिव रास्ता, बट ऑलरेडी वेल सेटल्ड बिजनेस है जिसका हमें अच्छा खासा एरिया, लेकिन अब डेफिनेटली देखना पड़ेगा कितने पैसे लग रहे हैं। द टेक ओवर विल कॉस्ट $35 million and not shared expenses. It's not a partnership. We are taking over another business. मतलब उनके फिर जो ओनर्स होंगे वो घर चले जाएंगे, हम उनका बिजनेस चलाएंगे। सो बेसिकली आर बाइंग अ बिजनेस। सही, कब्जा नहीं है, खरीदेंगे, बाकायदा पैसे देते हैं लोग या शेयर्स उनके देते हैं कुछ, ठीक है। एंड द टेक ओवर विल कॉस्ट $35 million, some of which will be financed by a bank loan. बैंक लोन लेने से कोई फायदा होता है? चलो प्रॉब्लम्स तो हैं कि इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, आपका गेयरिंग रेशो पड़ा था, गेयरिंग रेशो बढ़ जाता है, लेकिन फिर से फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल, बैंक लोन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, इट्स इजी एंड क्विक टू अरेंज, दैट्स आल्सो गुड, जल्दी मिल जाता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप इंस्टॉलमेंट्स में करके, इंस्टॉलमेंट्स नहीं, या आहिस्ते आहिस्ते करके आप पे कर सकते हो। और बहुत बड़ा अमाउंट अगर आपको मिल जाता है इजीली, और इतना वेल सेटल्ड बिजनेस है तो इसके लिए तो शायद आई डोंट थिंक सो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम होगा। और प्लस इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो उसको तो फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के भी बेनिफिट्स होंगे। एंड बट एट द सेम टाइम इंटरेस्ट जो देना होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, और इट्स मोर रिस्की भाई, नॉट लेस रिस्की, इट्स अ मोर रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि इन केस अगर ये एक्सपेंशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, या अगर एक्सपेंशन फेल हो जाती है, या लेट्स से टेक ओवर करने के बाद कंट्रोल नहीं कर सके, तो हो सकता है कि फिर भी आपको बैंक लोन भी रीपे करना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी आपको रीपे करना, इंटरेस्ट भी टाइम पे देना होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाती है। सही है। और लेकिन इसने ये कहा है कि सम ऑफ विच, पूरा $35 million हम लोग बैंक से लोन नहीं ले रहे, सम ऑफ इट विल बी फाइनेंस्ड बाय बैंक लोन। द शेयर होल्डर्स ऑफ एनएम आर बीइंग ऑफर्ड सीसी शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर एनएम शेयर्स। यानी कि जो एनएम कंपनी जिनकी है ना, अब समझ आएगा, या यूं समझो, देखो सुनो, जैसे अगर सीसी जो है, सीसी ने कहा है कि हम एनएम को खरीद लेंगे, सही है, टेक ओवर कर लेंगे, तो अभी ये क्या सीन है वैसे एनएम का, तो डेफिनेटली अभी एनएम के भी कुछ ओनर्स होंगे, एक दो तीन चार, पता नहीं, डिपेंडिंग कितनी बड़ी कंपनी है, अब हो सकता है पब्लिक लिमिटेड हो, बहुत सारे लोग हों, लेकिन सीसी ने ये कहा है कि हम ओनर्स को अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे, क्योंकि ये जो ओनर्स हैं फिर इसको हम कहेंगे कि अब आप जो हैं हमारी सीसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाए, जाहिर है फिर कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा, लेकिन वी आर गोइंग टू ऑफर यू सम शेयर्स इन रिटर्न। सही है। द डायरेक्टर्स ऑफ सीसी The directors of CC know there might be diseconomies of scale after the takeover. They also have to decide who will be the operations manager for NM's factory in country Z. They could keep NM's existing operations manager, unit 4 पे चली गई है कहानी, operations manager, or more, or move CC's operations manager from country X. The information about the two managers is shown in appendix 2. सही है, we have to decide कि अब हमें वहां पे बंदा रखना है अपना ऑपरेशंस मैनेजर, तो अब ये सोचना है कि किस बंदे को रखा जाए। ये देखो दो ऑप्शंस हैं, आई कैन कीप सैम्यूल, जो कि सीसी का ऑपरेशन मैनेजर है, ये हमारा करंट बंदा है, हम इसको वहां भेज देंगे कंट्री जी में, या वहां पे जो बंदा है इसका नाम है रितेश, रितेश जो है वो अभी वहां पे ऑलरेडी ऑपरेशंस मैनेजर है। एक ऑप्शन ये है कि हम रितेश को फारिग कर दें, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम रितेश को रहने दें बेसिकली। And if I compare the qualifications, then Samuel has got 8 IGCSEs, and he has got on-the-job training, but he has got no degree. Samuel has got no degree, and इसके पास degree in business management है। Experience अगर देखें तो 10 years as the operations manager for CC, so he has a lot of experience working for our company. So इसका experience क्या हमें काम आएगा?
एक्सपीरियंस काम आएगा, बिल्कुल आएगा काम यार, क्योंकि 10 साल उसने सीसी देखा है तो उसको वेज ऑफ वर्किंग पता होंगे। फिर वहाँ नई फैक्ट्री में जो कल्चर वगैरह या जो प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करवानी है तो वो ज़्यादा बेहतर जानता होगा। जबकि एक तो उसका, रितेश का एक्सपीरियंस भी कम है, और नितेश नहीं, नितेश मेरा एक स्टूडेंट है, सॉरी, रितेश जो है अ, उसका सीसी का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उसको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा सीसी की प्रैक्टिसेस के बारे में। Worked for CC for 20 years and knows the production and warehouse storage requirements for all of its brands. ओए होए, 20 साल से हमारे पास काम कर रहा है। 10 साल से तो एज अ ऑपरेशंस मैनेजर है हमारी कंपनी में। ये बंदा 20 साल से काम कर रहा है। शायद पहले जूनियर पोजीशन पे होगा, कोई ऑफिसर टाइप बंदा होगा, फिर आहिस्ते 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 प्रमोट होते होते अब हमारा वो ऑपरेशंस मैनेजर है। जिससे ओ गुड पॉइंट, बाकी के लोग भी फिर मोटिवेट हो जाएंगे कि यार हमें वैल्यू मिल रही है। गुड यार। And purchased all the ingredients including nuts for NM's products। अब इसको भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जो बात है, लेकिन वो NM से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जानता होगा। Previously worked for 5 years for chocolate bar manufacturing business in country Z। तो कंट्री Z के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसके पास डेफिनेटली, रितेश के पास लोकल मार्केट नॉलेज ज्यादा होगी, एक्सपीरियंस इसके पास ज्यादा है, ठीक है। Has links with all CC suppliers of high quality ingredients such as cocoa, beans and milk। मैं तो कहता हूँ दोनों को ही रख लो यार। ये दोनों को रख सकते हैं, दोनों को ही रख लो यार। लेबर टर्नओवर तो अभी नहीं देख सकते। लेबर टर्नओवर तो आई थिंक इज नॉट द राइट वर्ड हेयर, क्योंकि लेबर टर्नओवर तो आई फील रितेश इज बेटर। क्या किसको रखें, रितेश को रखें कि सैम्यूल को रखें, क्या कहते हो? किसको तुम लोग रखना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कंपनी है, तुम समझो, तुम एडवाइजर हो, तुमसे पूछ रहा है ये सीसी। बताओ भाई, सैम्यूल को मैं वहां पर ट्रांसफर कर दूं? रीतू 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 क्या होता है ये? प्यार से रीतू कहते हो उसको तुम, हैं? भाई खैर, अब दोनों में से कोई भी बंदा रख सकते हैं, तुम्हारी चॉइस है। वी विल इवेल्युएट बोथ बोथ द ऑप्शंस। ये ऑब्वियसली हमें पूछेगा। और और एक और क्या सीन था कि वो चॉकलेट बार बंद करने का भी सीन था ना। चॉकलेट बार बंद करने के लिए दो ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन वन इज स्टॉप प्रोड्यूसिंग टिया बार, स्टॉप प्रोड्यूसिंग choco। सही है। A brand aimed at young children, which is a new target market for CC. The market research at the development stage showed positive results from the test marketing, and sales have been growing steadily. There are many multinational chocolate bar companies targeting this age group। सही है। एक ऑप्शन ये कि हम हमारी टिया बार जो प्रोडक्ट है उसको उठा के साइड में करा दें, और चोको जो है the market leader in country X, it is a well established brand targeting adults. Sales are high but have not been increasing in for several years. No new competitors have entered this market in the last 2 years। अब ये बड़ा टफ डिसीजन तुम लोगों को दे दिया है इसने एग्जाम में, कि बताओ भाई कौन सी वाली चॉकलेट बार जो है वो हम डिसकंटिन्यू कर दें। अब जाहिर है दोनों को हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा, दोनों साइड्स के कुछ एडवांटेजेस फील हो रहे हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस फील हो रहे हैं। यंग चिल्ड्रन को अगर आप टारगेट कर रहे हो, बिल्कुल एक अच्छी फ्रेश मार्केट है। आ, लेकिन चोको जो है वो थोड़ा सा बुढ़ा सा हो गया प्रोडक्ट, ओल्ड एज सीन्स हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत अच्छा कमा के भी दे रहा है। इसको अगर हम बंद करते हैं तो प्रॉफिट पे हिट आएगा। लेकिन चोको हैज टू लीव। गुड। बहुत बहुत क्रिएटिव हैं आप लोग। अ, यहाँ तक साथ चल रहे हैं, ऑल गुड। और इसके अलावा ये कि क्या सीन है अभी, अपेंडिक्स 1, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल of two of CC's brands of chocolate bars in country X। If we see the Tia bar, इसकी जो हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल गिवन है, ये इसमें इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी अभी बाकी है भाई, अभी तो सारी जिंदगी बाकी है टिया बार की। लेकिन जो चोको है, चोको बेचारा अब मेच्योर, आई थिंक सैचुरेटेड, नियर टू इट्स डिक्लाइन स्टेज है। बट हमने एक और भी चीज पढ़ी है कि जरूरी नहीं है कि चोको को हम डिक्लाइन होने दें, हम यहाँ पे एक्सटेंशंस भी लगा सकते हैं। लेट्स मे बी
बट आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट टाइम, क्योंकि इतने ज़्यादा नए कस्टमर्स नहीं हैं, तो शायद एक्सटेंशन हम ना लगाना चाहें, लेकिन वी कैन ऑल्सो मेक श्योर कि कोई हम नए फ्लेवर्स में अचानक से लॉन्च कर दें या उसको हम नई पैकेजिंग कर दें। मे बी एक्सटेंशन है क्या मतलब होता है कि आप जैसे यार कोई भी प्रोडक्ट है, आईफोन भी जो है हर 1 साल 2 साल में फिर आईफोन 13 14 14 प्रो कुछ ना कुछ नया ऐड करता चला जाता है ताकि उसकी सेल्स बढ़ती चली जाए। सही है, मतलब डिक्लाइन ना हो। और इसके अलावा हमें दिया हुआ है अपेंडिक्स 3, जिसमें सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर सीसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें आप अपनी सारे जो इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जो सारे आपकी बुक्स होती होंगी। जैसे जो नेस्ले कंपनी है, मुझे बताओ कि नेस्ले कंपनी में कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा? नेस्ले कंपनी में कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा डेफिनेटली। उनकी जितनी भी चॉकलेट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब सेल्स उनकी रिकॉर्ड होती होंगी, फिर उसका हम चेक, कोई ना कोई फाइनेंस मैनेजर्स होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ होंगे जो उन इनकम स्टेटमेंट को बैठ के एनालाइज करते होंगे, देखते होंगे कि यार ये जो किट कैट प्रोडक्ट था उससे हमने कितनी सेल्स जनरेट की, क्या वो अच्छा प्रॉफिट हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है प्रोडक्ट, क्या वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा तो इनकर नहीं करवा रहा, how to improve that performance. There are people responsible in the Nestle company or in any other company who will be responsible to analyze the numbers of the company, so they're able to take decisions. Let's say अगर profits बहुत खराब हो रहे हो, then the finance manager might have to ask the marketing manager कि यार अब कोई नया प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करो, ये किटकैट तो नहीं चल रहा सही, जो भी समझ आ रहा है। नंबर्स स्टडी करते होंगे, फिर उस पर डिसीजंस लेते होंगे, उस पर मीटिंग्स होती होंगी, तो उसको कहते हैं बेसिकली एनालाइजिंग, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल, जो तुम लोग का एक चैप्टर है पूरा यूनिट 5 में, एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स के नाम से। सही है। और इसमें अगर हम देखें, दोनों कंपनीज का डेटा दिया हुआ है, सीसी एंड एनएम, जिसमें लॉन्ग टर्म बैंक लोन we have taken $10 million and NM has already taken $5 million. शेयर होल्डर्स इक्विटी, बहुत बड़ी इक्विटी हमारे पास, करंट रेशो 2:1 एंड उसका है 1:1। लिक्विडिटी पोजीशन, इन दोनों को हम जब एनालाइज करते हैं तो बेसिकली वी आर एनालाइजिंग दैट हाउ वेल द कंपनी इज डूइंग ऑन इट्स लिक्विडिटी साइड ना, कि ये जो कंपनी है सीसी कितनी कंफर्टेबली जो है वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस या जो शॉर्ट टर्म डेट्स हैं उसको कवर कर सकती है, उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है अगर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है रेशोज। जबकि अगर हम एनएम देखें तो व्हाट डू यू थिंक, एनएम इज इन अ गुड लिक्विडिटी पोजीशन और अ बैड लिक्विडिटी पोजीशन? एनएम की लिक्विडिटी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू सीसी, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग इनफ और अ गुड करंट रेशियो एंड एसेट टेस्ट रेशियो। प्रॉफिट्स अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली सीसी बहुत बड़े स्केल पे है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी बेहतर है, ROCE भी काफ़ी बेहतर है, यानी कि सीसी इज डेफिनेटली, एनएम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तभी एनएम के डायरेक्टर्स या जो एनएम के ओनर्स होंगे उन्होंने बेचने का फैसला किया है। ऐसे ही तो कोई चलता हुआ बिजनेस नहीं बेचता है। ऑब्वियसली जब हालात ख़राब होते होंगे या कंपनी को लगता होगा या ओरिजिनल ओनर्स को लगता होगा कि अब हमसे ये नहीं चलेगा, तो फिर वो उठा के बेच देते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स को सामने रखूंगा तो आई वुड से दैट both these companies CC is doing much better, and NM की तो लिक्विडिटी पोजीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, एंड दे हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ लोन्स आल्सो। रिलेटिवली अगर बात करूं तो लोन्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सीसी इतने बड़े लेवल पे होने के बाद भी 10 मिलियन का लोन लिया हुआ है उन्होंने, जबकि NM छोटे लेवल पे होते हुए भी इन्होंने 5 मिलियन का लोन लिया हुआ है। समझ आया? सो दिस इज व्हाट अबाउट सीसी। और सिचुएशन समझ आ गई पूरी? इज इट क्लियर एवरीवन?